देश में क्राइसिस चल रहा है, एलपीजी का, गैस का, सिलेंडर का, ये वर्ल्ड लेवल का है। ईरान से जो युद्ध हो रखा है इजराइल का, अमेरिका का, उसमें इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं? क्या है ये संकट? क्या पहले भी आया है? क्या इससे जो है तेल की जो कीमत जो बताई जा रही है, जो अभी 100 के आसपास है, वो क्या 200 तक पहुंच सकती है? क्या पीछे भी ऐसा कुछ हुआ था? और अगर 200 बैरल पहुंच जाती है तो उसका क्या असर होगा? 100 पे क्या असर है? भारत में गैस की पोजीशन क्या है? और जो विपक्ष की जो कई बातें हैं, जैसे कि भारतीय जो पोत है उस पर ईरान का आक्रमण, वो कहाँ तक है? उस पर भारत सरकार की क्या राय है? भारत सरकार ने उस पर क्या कहा है? तो इन सब पे मैं आज बात करूंगा और मैं बताऊंगा भारत में स्थिति अभी क्या है एलपीजी की, और किस तरह की स्थिति है, भारत में कैसे यूज किया जाता है, या क्या क्या विकल्प लिए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। इस पर थोड़ी थोड़ी बात करेंगे हम इस पे, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं आज इसी पे। मैं शरद तिवारी, शरद इकोसास में आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि भारत ईरान संकट जो है भारत पे आया हुआ है। अब ईरान संकट क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि तेल तो भारत बहुत सारे देशों से लेता है। रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें आपको सुनने को मिली थी। एक तो कहा गया कि भाई रसिया बहुत जल्दी जो है यूक्रेन को समेट देगा, लेकिन अभी तक आप देख रहे हो कि यूरोपियन कंट्री और अमेरिका के सहयोग से यूक्रेन जो अभी लगातार लड़े जा रहा है। 2022 से लड़ाई शुरू है, फरवरी से, और अभी तक चल रहा है। और उस समय कहा गया था कि इन दोनों के युद्ध की वजह से जो है ना, कि रसिया के जो तेल है उस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था, उसे तेल लेने के पूरे विश्व को रोक लगा दी थी। तो कहा गया भाई यूरोप तो उसी से ज़्यादातर तेल लेता है, तो यूरोप तो ठंड में, पूरा का पूरा यूरोप ठंड में बिना तेल के तो मर जाएगा, बिना गैस के तो मर जाएगा। तो उस समय एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई कि भारत ने उसका फायदा भी उठाया। भारत ने रसिया से तेल लिया, रसिया को तेल बेचना था, रसिया ने तेल और गैस सस्ते कीमत पर भारत को बेचा। भारत ने उसे जो एक्सपोर्ट किया और यूरोपियन कंट्री को बेचा और उसमें बहुत फायदा लिया। बाद में इसी का ट्रंप ने फायदा उठाया, तो वही टैरिफ वाला टैरिफ गेम खेला था। ये सिंपल सा है, मैं इस पर ज़्यादा लंबा नहीं जाऊंगा। उस समय भी बातें हुई थी कि 200 बैरल 300 बैरल जाएगा, तो इसका एक विकल्प की वजह से ये 200 बैरल नहीं जा पाया। अब भारत ने भी अपने आप को कंट्रोल किया, क्योंकि भारत को प्रॉफिट हो रहा था, वहां से तेल सस्ते कीमत में मिल रहा था, तो भारत ने उसका फायदा उठाया। अभी जो ईरान संकट हुआ है, इसमें भी क्या हुआ है ना, कि इसमें ईरान ने क्या किया कि वो सीधा सीधी अमेरिका से नहीं लड़ सकता। अमेरिका का जो डिफेंस बजट है ना, वो बहुत बड़ा है। वो इजराइल का जो बजट है ना, या डिफेंस जो सेक्टर है, वो काफ़ी एडवांस्ड है, जो ईरान से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। तो ईरान ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। तो ईरान ने क्या कहा कि भाई हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी डुबा देंगे। और इस पॉलिसी पे उसने क्या कहा कि भाई जो भी दुबई है, कुवैत है, इराक है, मतलब जो भी देश है ना, जहाँ जहाँ अमेरिका का थोड़ा सा भी कुछ भी एक इसको की पोजीशन है, कोई स्थिति है, होल्ड रखा है, वहां पर ईरान ने हमला शुरू कर दिया। और ईरान ने क्या किया कि ईरान के पास ड्रोन है जिसकी की कीमत 20-25 लाख के आसपास, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 लाख के आसपास है। और आपको पता है मिसाइल में बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो उस ड्रोन को मारने के लिए मिसाइल की खर्च ज़्यादा होता है। तो इसके पास लाखों की संख्या में बहुत सारे ड्रोन है। ड्रोन बनाना भी आसान होता है, जल्दी बनाया जा सकता है, और मतलब मिसाइल से सस्ता पड़ता है। तो ड्रोन की सहायता से हर एक जगह हमला किया जा रहा है। और साथ में ईरान के पास जो एक पोजीशन स्थिति है ना, ईरान की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति जो आप देखेंगे, तो भारत की तरह ही करीब है, भारत की तरह ही अलग अलग एरिया है, कहीं पहाड़ है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं नदी है, इस तरह से उसके भी अलग अलग एरिया है। तो उस पर भी डायरेक्ट नहीं किया सकता। और अमेरिका ने तो यही सोच के किया था ना, जैसे वेनेजुएला पे किसी ने कुछ नहीं बोला, 2 दिन में जाकर के जो है उसको जब पूरी तरह से गिरफ्तार कर लिया, अपने देश में लाया, उसके राष्ट्रपति को वेनेजुएला पे अपना अधिकार कर लिया, तेल पे अधिकार कर लिया। तो सोचा था कि चलो यहाँ भी ईरान पे भी अधिकार कर लेते हैं, तो एक और तेल का हमारे पास भंडार हो जाएगा। तो यही भारत को जो है वेनेजुएला से यहाँ से लाने में, तेल बेचने में दिक्कत होगी, यूरोपियन कंट्री को वहां से वहां बेचेंगे, और यहाँ जो है भारत से, मतलब सभी जगह अपना एक स्टॉक होना चाहिए। तो ईरान पे विजिट करके ईरान में भी अपना स्टॉक बना लेते हैं। हालांकि बहुत सारे जो मिडिल ईस्ट के कंट्री है उसमें भी ईरान का अमेरिका का जो है स्टेक तो बहुत सारा है ही। चलिए वो सब बातें तो है ही। तो अभी स्थिति क्या है? तो स्थिति भारत के हिसाब से हम लोग देखते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार कह रही है कि भाई स्थिति उतनी विकट नहीं है, स्थिति कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि तेल और जो हमारा पीएनजी है और सीएनजी, ये तो 100% हमारे बस में है, कंट्रोल में है,
इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था बना रखी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एलपीजी पे कुछ नहीं बोला, और इसके पीछे रीजन भी है कि एलपीजी जो 90% होता है ना, वो जो आपका जो हार्मुज जल डमरू मध्य है, यानी ईरान वाला जो जिसपे ईरान का कंट्रोल हो रखा है, ईरान जहाँ पे बम मार रहा है लगातार, वो वाले एरिया से आता है 90%। अब जाके उसके विकल्प की बात की जाए, क्योंकि गैस है ना, गैस को आप कहीं पे रख नहीं सकते कि अच्छा एक जगह बड़ा भंडार बना करके रखा नहीं जा सकता तो बड़ा, उसे आप कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े मतलब समय के लिए नहीं रखा जा सकता। जैसे तेल को रखा जा सकता है, भंडार बनाया गया है कि 50 से 60 दिन का आपके पास तेल का भंडार है, 3 जगह बड़े बड़े भंडार बनाए गए हैं। और उसके बाद भी क्या होता है कि रसिया से आप तेल ले रहे हो, ठीक है, स्वेज नहर से नहीं आकर के वो एक वैकल्पिक रास्ता जो है INSTC वाला जो वैकल्पिक रास्ता है, चेन्नई वाला जो आपका रास्ता है, उस कॉरिडोर की सहायता से भी आ सकता है। लेकिन ठीक है, और बहुत सारे तरीके हैं, ईरान के साथ बातचीत की जा रही है, लेकिन इसी बातचीत में कुछ चीज़ें अजीब अजीब सी घट रही हैं। तो उस अजीब सी घटना से पहले, और मैं लास्ट में जाऊं कि एलपीजी का क्या संकट है, एलपीजी के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको एलपीजी के बारे में कुछ चीज़ें बता दूं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि एलपीजी जो है भारत के, आप सीधी सी बात समझें कि 99% जो है ना एलपीजी का यूज किया जाता है, यानी कि गैस का यूज, यानी लोग अब पहले जो कोयला या लकड़ी का चूल्हा का यूज करते थे, अब 99% जो है एलपीजी का यूज किया जाता है, या फिर पीएनजी का यूज किया जाता है घर में खाना बनाने के लिए। पीएनजी कम है, और एलपीजी के बारे में आप सीधी सी बात जानिए कि जो भारत का जो हर एक राज्य की जो राजधानी है वहाँ सबसे अधिक खपत होता है, उसके आसपास के एरिया में या जो बड़े बड़े उसके शहर हैं वहाँ पे ज़्यादा खपत होता है, तो खपत यहाँ पे ज़्यादा है। और पीएनजी भी काफ़ी सारी मात्रा में लगाए गए हैं, लेकिन पीएनजी की अभी जो संख्या है बहुत कम है, पीएनजी की जो सप्लाई है वो बहुत कम है, लेकिन पीएनजी है। और इससे बचने के लिए लोग जो है अभी जिस तरह से मारा मारी हो रहा है कि ये कमी है, क्योंकि सरकार ने भी 100% के बारे में कुछ नहीं कहा। और आप देखिए कि बहुत सारे इवेंट जैसे जैसे घट रहे हैं ना, उससे लोगों के मन में शक तो होता ही है। पहला शक तो ये कि सरकार ने 100% इसके बारे में कुछ नहीं कहा, सीएनजी के बारे में कहा, पीएनजी के बारे में कहा, तेल के बारे में कहा, लेकिन एलपीजी के बारे में कुछ नहीं कहा। तो एक संदेह लोगों के मन में आता है क्योंकि सरकार ने खुल करके इस पर कुछ डिटेल नहीं दिया है। और उसके बाद देखिए सरकार की एक्टिविटी जो अलग अलग राज्यों में दिख रही है। पहले 21 दिन के बाद आपको गैस बढ़ाने की छूट मिलती थी, उसे बढ़ा के 25 किया गया। अब ग्रामीण राजस्थान में आज की बात आई है और वो 45 दिन का कर दिया गया है, 40 या 45 दिन का कर दिया गया है वहाँ पे, कि आप 40 या 45 दिन के बाद गैस की बुकिंग करने का आपको अलाउ किया गया, यानी जो 25 था उसे बढ़ा के 40 या 45 दिन का कर दिया गया। तो ये भी एक चीज़ है, लोगों में डर पैदा कर रहा है। और इसी बीच में ये हो रहा है कि ईरान बार बार जो है किसी जगह पे हमला कर दे रहा है। आज पहले कहा गया कि भारत और रसिया को छूट दिया है ईरान ने कि उसके जलडमरू मध्य से, हार्मुज से जो है वहाँ से कोई भी पोत निकल सकता है, तेल का गैस का निकल सकता है। लेकिन इसी बीच में पता चलता है कि कतर जो गैस का सप्लाई करता है भारत को, वो गैस का सप्लाई को ही बंद कर दिया उसने, तो उसकी प्रॉब्लम होने वाली है, गैस की कीमत बढ़ने वाली है, तो गैस में कमियाँ। तो ये न्यूज़ जो छन छन के कुछ आ रही है ना, तो लोगों को इसका लगता है। और दूसरी बात क्या होती है ना कि लोग देखिए क्या होता है, आपके मान लीजिए कि आपके पास पूरा स्टॉक भी है, सरकार के पास मान लो कि 100 सिलेंडर का स्टॉक है मान लो यूज करने का। अब क्या होता था, 100 सिलेंडर को 100 घर में जाता था, तो 100 घर में 80 घर में एक बार में आता था, 20 का स्टॉक बना रहता था, 80 से मूव होता था, रोटेट होता था। अब 80 से कैसे रोटेट होता था कि जिसको यूज क्या होता था कि आप आज आपका खत्म हुआ है, आपने आज कर दिया भाई, अप्लाई किया, जैसे कॉल किया, आपका हो गया बुक, आपके आ जाते थे। करीब करीब ऐसा होता था क्योंकि 20-21 दिन सिलेंडर चलता है, तो 21 दिन का जो होता था कहने का होता है, लेकिन 21 दिन पे मिल जाता था, 21-22 दिन पे होता था। लेकिन जब आपको बढ़ा करके 25 दिन किया गया ना, और इस तरह की नए नए न्यूज निकल के आए, टीवी में अलग अलग डिबेट चल रहे हैं, इस तरह का बहस चल रहा है, तो उससे लोगों के मन में एक भय पैदा हुआ। भय पैदा होने पे क्या हुआ कि जिनके पास डबल सिलेंडर है, उन्होंने 21 दिन के जगह पे अपने दूसरे सिलेंडर को बुक करना शुरू कर दिया। तो जो 21 दिन के पास था, वो जो 20 का जो स्टॉक था ना, वो 20 स्टॉक घर में अब सबके घर में रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई डीलर या कोई ये कर रहा है कि भाई चलो ब्लैक में किया जा रहा है, जमा किया जा रहा है, वो जमा नहीं भी करेगा ना, तो ये जो 1-1% जो एक सिलेंडर जो बढ़ेगा ना एक्स्ट्रा, तो दुगना आपका ऐसे भी कम कर देगा। वहाँ पे एक किल्लत की बात आएगी। और हालांकि आज ही जो एक गुड न्यूज़ भी आई है, गुड न्यूज़ ये आई है, एक गुड न्यूज़ भी है, एक बैड न्यूज़ भी है। पहले मैं बैड न्यूज़ के बारे में बताता हूँ कि बैड न्यूज़ ये है कि ईरान ने एक भारत आ रही एक पोत पे हमला किया, मयूरी नारी नाम था उस पर।
ईरान का कहना है कि भाई ये इससे पहले कहा गया था कि भाई बिना आज्ञा के आगे कोई नहीं जाएगा, इसे आज्ञा बिना लिए इसे रोका गया, चेतावनी दी गई, लेकिन ये इसने सुना नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और दूसरी बात ये हुई कि ईरान की तरफ से कहा गया कि ये एक आइडेंटिफिकेशन एरर है। अब ये आइडेंटिफिकेशन एरर क्या होता है कि मतलब कि हमें पहचानने में भूल हो गई कि ये भारत का है, उसे लगा कि ये इजराइल का है जहाज, और इसीलिए इस पर अटैक कर दिया और उसे डुबो दिया गया, जिसमें कि 2 भारतीय जो हैं उनकी भी मौत हुई है इसमें, है ना, और एक का पता नहीं चला है। तो मयूरी नारी पे ये हुआ था। बाद में आइडेंटिफिकेशन, तो क्या ये पहले भी आया क्या आइडेंटिफिकेशन एरर वाली बात? हाँ, तो एक बार हुआ था, यूक्रेन के विमान पे ईरान ने, मतलब यात्री विमान था, उस पर हमला कर दिया था। इसी तरह का एरर उनसे हुआ है। तो इस तरह का एरर होता है। अब ये नहीं कह सकते कि ये जानबूझ के किया गया है, या भारत को एक चेतावनी मोड भी हो सकता है। चेतावनी मोड इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्यों कह रहा हूँ मैं चेतावनी मोड, इसके पीछे का कारण मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ के विदेश मंत्री के साथ भारत के विदेश मंत्री की वार्ता होती है, लेकिन अभी भी IMEA के द्वारा जो रणदीप जायसवाल हैं उनके द्वारा अभी भी ये क्लियर नहीं किया गया है कि भारत को छूट दे दी गई है। ऐसा कुछ नहीं कहा गया, ये केवल सूत्रों से और न्यूज़ मीडिया से ही आ रहा है कि भारत को छूट दी गई है। और यहाँ तक ये भी कहा गया कि भारत के 2 जहाज जो है अभी वहाँ से उस जल में से निकल के आ रहे हैं, और सरकार के द्वारा भी कहा जा रहा है कि कुछ दिन में, मतलब जो खुशखबरी वाली बात है कि वो 2 पोत आ जाएंगे, जिसकी वजह से गैस जो अभी हमारे पास 1 महीने के लिए है, 2 पोत आ जाने के बाद और 10-15 दिन के लिए बन जाएगा, हमारे पास ऑप्शन बन जाएगा, यानी कि 1 महीने का भी हमारे पास गैस है, हम उस गैस को रख सकते हैं। तो ये चीज़ें आ रही है वहाँ पे। तो ये आइडेंटिफिकेशन एरर का है। और ये जो मैंने कहा कि रणदीप जायसवाल ने अभी तक ये कुछ खुल करके पूरा क्लियर नहीं बोला है कि भाई साहब कि ईरान ने हमें ये छूट दे दी है। हालांकि इसके बीच मीडिया न्यूज़ में आ रहा है ना। और इसी बीच में लोग भी मतलब थोड़े से, जो कोरोना के बाद से ना लोग थोड़े से मतलब क्या कहें, समझदार हो गए हैं, और मतलब उनकी सेंस जो है रिस्क के मामले में तो इसे अच्छी हो गई है। अच्छी ये हो गई है कि वो भी जान रहे हैं कि किस तरह से इसे बचने का तरीका निकाला जाए, क्योंकि अब लोग क्या कर रहे हैं, LPG की जगह इंडक्शन पे यूज करना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि एक चीज़ तो अच्छा हुआ है भारत में कि अब बिजली पहले वाली स्थिति नहीं है। अब करीब करीब 20 से 22 घंटे पूरे भारत में हमेशा बिजली रहती है। मैं 24 घंटे नहीं बोलूँगा, लेकिन 20 से 22 घंटे रहती है बिजली। और अभी बिजली का जो है गर्मी इतनी शुरू नहीं हुई है कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो जाए, लेकिन इंडक्शन की वजह से डिमांड बढ़ेगी। लोग गैस की किल्लत से इंडक्शन पे चले गए, और आपको इंडक्शन की जो है मतलब खपत अचानक से बढ़ता दिखेगा मार्केट में। इंडक्शन की बिक्री बढ़ गई है ना। इस पे देखते हैं तो जहाँ तक कुछ विशेषज्ञ और कुछ न्यूज़ रिसर्चर की बात की जाए तो उसके हिसाब से मैं बताऊं तो उन्होंने बताया, एक अंदाज लगाया कि भाई 7 से 10 रुपये का बिजली यूनिट होता है। तो उस हिसाब से देखें तो 2 आदमी पे जो अगर आप मतलब इंडक्शन का यूज करते हैं, 2 आदमी के खाने के लिए यूज करते बनाते हैं, तो आपका जो है 700 से 800 रुपये आपका मतलब इंडक्शन पे खर्च होगा महीने में। यानी बिजली यूनिट 7 से 10 रुपये के हिसाब से आपका 700 से 800 रुपये खर्च होगा। वहीं अगर गैस आप यूज करते हैं तो आपका 1 महीने के आसपास चलता है, और वो 900 और किसी किसी शहर में 1000 के आसपास भी चला जाता है। तो 900 से 1000, तो यानी कि 200 रुपये का या 100 रुपये का अंतर LPG से सस्ता ही पड़ा एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे LPG से सस्ता पड़ा। लेकिन अगर PNG से बात की जाए तो PNG उससे सस्ता है, यानी कि इंडक्शन जो है LPG और PNG के बीच का है। तो एक तरह से देखा जाए तो लोगों को उल्टा फायदा ही हो जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि बाद में लोग सिलेंडर की जगह इंडक्शन ही ज़्यादा यूज करने लगे। तो ये तो बात की बात है, इस पर तो बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे लोगों ने एक अपना ऑप्शन निकाल लिया है, और जो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, कोई भूखे तो नहीं रखता है ना। हाँ, केवल ये है कि जो रेस्टोरेंट और ये सब जो है वो इंडक्शन पे इतना सारा खाना नहीं बना सकते, तो उनको गैस की जरूरत होगी। तो हो सकता है सरकार की भी जो गैस की खपत जो है इससे कम हो जाए, और सरकार को इसे कंट्रोल करने में एक सुविधा मिल जाए। तो एक तो ये है, तो इस पर अभी ज़्यादा बात करने का मतलब नहीं बनता। LPG मैंने सिलेंडर के बारे में बता दिया आपको। मैं इससे ज़्यादा दूसरी चीज़ों पर जाऊँगा। ज़्यादा अच्छी बात है, अगर सरकार की बात को अगर कोट किया जाए, अगर सही माना जाए, तो वो जो 1 महीने का है और उसके बाद अगले 15 दिन के लिए आ जाएगा 45 दिन का, और उसके बाद तब तक में विकल्प की व्यवस्था हो जाएगी और वो इधर से आ जाएगी। और रसिया के साथ दिक्कत, जैसे आप करें कि भाई सारा रास्ता तो इधर से नहीं, सारा रास्ता इधर से नहीं है। रसिया के साथ विकल्प की बात की गई थी, जो कि मैंने चेन्नई वाला रूट बताया ना, तो वो रूट जो है जो कि आपको सीधे 30% उसमें भी बचत होता है गैस का, क्योंकि रसिया उस साइड शिफ्ट करके वहाँ से यहाँ गैस की सप्लाई कर सकती है, और वैसे ही आगे का हो सकता है। तो ये सब चीज़ें एक चीज़ है।
दूसरी बात है कि बहुत सारे जो है इंटरनेशनल मीडिया और सब जगह की बातें भी आ रही कि आप बहुत सारे क्या कहते हैं जो अर्थशास्त्री हैं वो भी बता रहे हैं कि भाई 200 बैरल पहुंच सकता है, 200 डॉलर प्रति बैरल पहुंच सकता है, 200 डॉलर प्रति बैरल पहुंच सकता है। ये भाई साहब ये बात है ना रसिया यूक्रेन युद्ध के समय भी हुआ था और बात चल भी रही थी। भारत में भी तेल की कीमत बढ़ गई थी उस समय, आपको याद होगा। भारत में तेल की कीमत जो थी, पेट्रोल डीजल की कीमत जो थी वो करीब 80 के आसपास थी, जो बाद में 100 पे आके सरकार ने उसे रोक दिया और 100 पे ही स्टेबल कर दिया। कुछ अलग अलग राज्यों में थोड़ा बहुत का अंतर होता है, मतलब 100 आप एवरेज मान के चलें, वहाँ पे रोक दिया गया। तो क्या फिर गैस की कीमत बढ़ने वाली है या तेल की कीमत बढ़ने वाली है? देखिए 2 दिन में अगर मैं आपको ग्राफ पे लेके चलूँ, क्योंकि देखिए क्या होता है किसी भी चीज़ का ना आपको डेटा से पता करना पड़ेगा कि पहले क्या हुआ है, कहाँ तक गया है, किस तरह से गया है, किस तरह के मोड में गया है, तो वो आपको ग्राफ बताएगा, मार्केट बता सकता है। क्योंकि मार्केट में लोग पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपको सही तरीका बता सकते हैं। तो मैं इसको अभी तत्कालीन में लेके जाऊँ तो अभी पिछले जनवरी से अगर मैं बात करूँ तो जनवरी से अगर बात करेंगे तो 111% मार्केट ने एक बार ग्रो दिखा दिया था, लेकिन अभी 111% पे नहीं है। एक बार बीच में जंप मारा था, 111% तक पहुंचा था कुल, मतलब पूरे जनवरी से अगर मूव का दिखा है, उसमें भी लास्ट के 10 दिन की बात करें तो उसमें ज़्यादा मूव है। लेकिन अभी जो है मार्केट 8,700 पे चल रहा है। अगर इसकी बात करूं, मैं क्या कहता हूं इंडिया में क्रूड ऑयल की बात करूं, और अगर मैं उसकी बात करूं, क्या बोलता हूं, अगर क्या कहते हैं क्रूड ऑयल का फ्यूचर में वर्ल्ड लेवल पे बात करूं कि वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि प्रति बैरल जो है $100 और ऐसी की बात किया था, तो आज 100 एक बार पहुंचा था, लेकिन 90-93 के आसपास घूम रहा है। लेकिन मैं इसे आपको पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से बताना चाहूँगा। अगर आप हिस्ट्री के तौर पे देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि इसमें क्या है। और उसमें पहुंचने से पहले मैं एक चीज़ और आपको एक अपडेट देना चाहूँगा कि भारत सरकार ना और एक तैयारी करिए कि उस हॉर्मुज की तरफ से जो कुछ अपने नेवी को क्या वहाँ पे लाया जा सकता है क्या, कि जिससे कि अपने जो भी पोत आ रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान किया जा सके। इस तरह की कुछ चीज़ों पे बातचीत चल रही है पीएमओ के बीच में, तो उस पर भी जब नया खबर आएगा तो उस पर हम आगे बात कर लेंगे। लेकिन तत्कालीन मैं अभी आपके साथ जो शेयर करना चाहूँगा कि क्या बोलता हूँ उसे, कि हाँ इसकी हिस्ट्री कब क्या क्या है उसके बारे में। और हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि ये ग्राफ के हिसाब से वर्ल्ड लेवल के मार्केट के हिसाब से हम बात करते हैं क्रूड ऑयल का। तो क्रूड ऑयल में अगर आप देखेंगे ना तो सबसे हाईएस्ट जो गया है ना, वो हाईएस्ट गया है $146 प्रति बैरल। और ये कब गया था, आप ये गया था 1 जुलाई 2008 को। 2008 वाला आप मामला जानते ही हैं कि 2008 में जो है वर्ल्ड में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। लेमन ब्रदर भारत में सत्यम का जो घोटाला आपको दिखता है, सत्यम वाला जो कांड हुआ था, वो ये कांड उस समय का था। तो उस समय हुआ था ये, तो उस समय आया था। और उसके बाद ये जब बढ़ते 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 पहुंचा था ना, ये हाईएस्ट टच किया था। उसके बाद वो हर एक महीने गिरा और गिरते हुए आपको पता है अगले 5 महीने में ये गिर करके $33 पे पहुंच गया था एक बार फिर। तो आप ये सोचिए $33 पे एक बार गिर के पहुंच गया था। फिर बाद में ये आता है आपको 2011 में, फिर ऊपर जाता है 113 तक हाई टच करता है। और अभी जो रसिया वाला युद्ध हुआ था, कब हुआ था वो पता है आपको? 2022 में। 2022 में चलिए देखते हैं 2022 में कहाँ पे इसने टच किया है। तो फरवरी में, 2022 के फरवरी में चलते हैं, 22 के फरवरी में, हाँ। तो 22 के फरवरी में और मार्च में, 22 के फरवरी मार्च में इसने एक बार के लिए हाई टच किया था 129 को। लेकिन टच करते ही उसी महीने में वो तेजी से नीचे गिर के आ गया था। और अगले 2-3 महीने में कुछ कोशिश किया था, 122 तक के आसपास फिर से गया था। तो यहीं तक गया है, इससे ऊपर नहीं गया है। तो 122-23 जो है, जो अभी एक बार अभी जो ये माहौल चल रहा है, इसमें भी 122 के आसपास का जो है, इसने 119 का आसपास टच किया है हाई को। तो ये 122 और 145 के आसपास का स्थिति जो है, ये कंट्रोल वाली स्थिति है, जो 2008 में भी कंट्रोल की गई थी और अभी भी कंट्रोल की जा सकती है। तो 2008 में तो चलो गैस सप्लाई उतना ज़्यादा नहीं था, भारत में सब जगह गैस की व्यवस्था नहीं थी, लोग हर एक घर में नहीं था, ये अब जाके गैस में सभी यूज करते हैं। लेकिन उस समय महंगाई बढ़ गई थी। तो अभी भी आप अगर हिस्ट्री के हिसाब से जाएं तो ज़्यादा नहीं है कुछ मूव, क्योंकि अगर बढ़ता है तो तेज़ी से गिरता भी है।
ठीक है। और ऊपर से आप देखिए कि ईरान ने अमेरिका के साथ जो स्थिति चल रही है अभी, आप देखें ये पहला युद्ध है जिसमें कि जो वेस्ट मीडिया है वो उस तरह से प्रोपेगेंडा नहीं फैला पा रहा है, वो अपनी बात को उस तरह से नहीं रख पा रहा है, क्योंकि अक्सर युद्ध में क्या होता है कि अपनी बात को भी रखा जाता है और बढ़ा चढ़ा के रखा जाता है, दूसरे जो अपनी कमजोरी है उसको छुपा दिया जाता है, जो दूसरे की कमजोरी है उसको उजागर किया जाता है और उसको बना चढ़ा के भी रखा जाता है। जबकि अब आज के समय AI का है, उसके बावजूद भी वेस्ट मीडिया जो है यहाँ पे पिछड़ता हुआ दिख रहा है। और ईरान जो है आप देखेंगे अक्सर बहुत सारे मीडिया को आप उठा के देख लें, मीडिया कवरेज को उठा के देख लें, आपको लगेगा कि ईरान ने ही मतलब परेशान किया हुआ है अमेरिका को, और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इसमें फंस चुका है। और इसी पर आप देखते हैं कि अमेरिका का जो ईरान जो है अमेरिका के साथ कह रहा है कि भाई मैं युद्ध को रोक सकता हूँ, लेकिन उसके लिए 3 शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं कि भाई साहब हमें फिर से ऐसे एक सुरक्षा व्यवस्था दो कि इस तरह का कभी हमला ना हो, हमारी जो क्षतिपूर्ति है उसकी भरपाई कर दो, है ना, और तीसरा हमें मतलब डिफेंस सेक्टर में मतलब कोई रोक टोक ना लगाया जाए। ये वाली सब बात है, मतलब नई चीज़ें, तो जो कि ऐसा कुछ इजराइल तो मानेगा नहीं, इजराइल इस चीज़ पर तैयार नहीं होगा, तो ये युद्ध चलेगा। और कोई ये नहीं कह सकता कि ये युद्ध कब तक चलेगा, क्योंकि आप देखिए रसिया यूक्रेन का युद्ध जिसे कहा गया था कि भाई 72 घंटे में, 26 घंटे में, 45 दिन में, मतलब पहले 72 घंटे में, 26 दिन में, फिर 1 महीने ज़्यादा चलेगा, वो 4 साल से चल रहा है, 2022 से चल रहा है फरवरी से, और 2026 का मार्च जो है आधा आ गया, तो 4 साल हो चुका है और ये चलता जा रहा है। और हालांकि आप कहेंगे कि यूरोप और अमेरिका ने इसमें सपोर्ट किया है, फंडिंग किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब असलहा सब कुछ दिया है। ईरान के साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ईरान के पास जो है ना वो ड्रोन है, वो ड्रोन से ही लड़ाई करता रहेगा। इधर उधर छोटे की चीज़ें, नई चीज़ें आपको डेवलप होती दिखेंगे, क्योंकि आवश्यकता ही जो है ना आविष्कार को जन्म दे देता है। तो ऐसी बातें तो बचपन से पढ़ा है सबने, सब जानते हैं, तो ये चीज़ें आपको दिख जाएगी। पर इसी पे कहते हैं आपका इस पर क्या राय है, आप इस पर क्या सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे माहौल को, उस पर अपनी बात रखें और कुछ बताएं जिससे कि मैं आगे बता सकूं उस पर कुछ। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ किसी तरह की कुछ मतलब आप जानना चाहते हैं तो उस पर भी आप बताएं। धन्यवाद।